So hello and very good evening dear students. Welcome to the day 41 of 111 days for JEE 2026. आज हम स्टार्ट करने वाले ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ पार्ट 2 क्लास 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इज़ जनरली डीलिंग विथ द सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर वगैरह में काम लगता है, क्योंकि जो भी कंक्रीट मटेरियल वगैरह जो है, कोई भी स्टील मटेरियल जो यूज़ करते हैं, तो उन सब के जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कितनी स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. तो जनरली छोटा सा चैप्टर है, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके भी, राइट. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलास्टिसिटी, और उसके भी पहले समझते हैं व्हाट इज़ रिजिड बॉडी. ये रिजिड बॉडी होता क्या है? तो बेटा रिजिड बॉडी हम उसको कहते हैं अगर किसी बॉडी को हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं. कैसा फोर्स लगा रहे हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स. डीफॉर्म मतलब उसका शेप चेंज होने वाला फोर्स, ऐसा फोर्स जो किसी की बॉडी का शेप चेंज करे. ठीक है, तो अगर हम किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए फोर्स लगा रहे, जैसे इस पेन को मैं दबा रहा हूँ, डिफॉर्म करने के लिए फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर भी अगर कोई बॉडी अपना शेप चेंज नहीं करती है तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं. तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स इफ द बॉडी डजंट चेंज इट्स शेप और डायमेंशन, on application of deforming force, if body does not change its dimension, then that body is called rigid body, right. तो डिफॉर्मिंग फोर्स हम किसको कहते हैं? फोर्स दैट चेंजेस द डायमेंशन ऑफ बॉडी. देखो इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स समझने बहुत ज़रूरी है पहले, ठीक है. अब ऐसे कौन सी बॉडी है जो सबसे सख्त होती है ना? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इट्स अ डायमंड. डायमंड इज अ रिजिड बॉडी. कार्बोरंडम जो है दैट इज ऑल्सो अ रिजिड बॉडी. अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स बेटा डिपेंड करता है आप कितने लेवल पे दे रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, अगर मैं दबा रहा हूँ इसे तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसे ही अगर मैं किसी बेंच प्रेस के अंदर रखता हूँ तो ये पिचक जाएगा, है ना. तो डिफॉर्मिंग फोर्स आप कितना देते हो उस पर डिपेंड करेगा कि वो डिफॉर्मिंग कहलाएगा कि नहीं. अगर वो किसी को डिफॉर्म कर रहा है कि नहीं, डिफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, तो उस पर वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो हमने समझ लिया ये क्या चीज़ है, राइट. अब समझते हैं व्हाट इज़ इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज़ प्लास्टिसिटी. ठीक है, तो बेटा दो टाइप के मटेरियल होते हैं. एक ऐसा मटेरियल जिसको अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स दे रहे हो तो उसका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन ऑन रिमूवल ऑफ दैट डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी वापस अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेती है, वापस अपना ओरिजिनल साइज गेन कर लेती है. देन दैट बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने बोला ऑन application of deforming force, the dimension of body changes, but after removal of these deforming forces, if the body regains its original dimensions, then that body is called elastic body. Then that body is called elastic, and this property of body is called elasticity. ठीक है, तो
इलास्टिक बिहेवियर आप देख रहे हो, रबर बैंड का भी होता है इलास्टिक बिहेवियर। इवन स्टील इज एन इलास्टिक बॉडी। स्टील को आप थोड़ा सा ऐसे खींच के छोड़ोगे, अगर थोड़ा सा खींच के छोड़ते हो तो वापस अपना ओरिजिनल शेप जो है वो रिगेन करता है। डिफॉर्मिंग फोर्सेस यहाँ पे कम होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि एकदम से खींच लिया फिर वापस जाएगा नहीं। बहुत छोटे छोटे डिफॉर्मिंग फोर्सेस पर, बहुत छोटे छोटे स्ट्रेन्स पर, बहुत छोटे छोटे लेंथ के इंक्रीमेंट पर स्टील भी जो है वो एज एन इलास्टिक बिहेव करता है। इवन गोल्ड इलास्टिक बिहेव करता है, इवन सिल्वर जो है वो इलास्टिक बिहेव करता है, इवन आयरन का तार है तो वो भी एज एन इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है। कब? लेकिन वो फोर्स के जो स्ट्रेस आप दे रहे हो, जो फोर्स उसको आप दे रहे हो, उसका जो वैल्यूज़ है वो विद इन पर्टिकुलर लिमिट होनी चाहिए। क्वाड्स इज अ गुड इलास्टिक बॉडी, इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक बॉडी। तो कौन सा है? क्वाड्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक बॉडी। नेक्स्ट बेटा, प्लास्टिक बॉडी किसको कहते हैं? तो प्लास्टिक बॉडी बिल्कुल इसका उल्टा होगा, है ना। ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, इफ ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, deforming forces, if body does not regains its original dimension, does not regain its original dimension, then that body is called plastic body, plastic, and its property is called plasticity. This property of the body is called plasticity. तो जैसे मड मिट्टी है, मिट्टी को आपने डिफॉर्म किया और छोड़ा तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करता है। तो मिट्टी जो है वो प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है। प्लास्टिक क्यों है? तो प्लास्टिक का भी सेम होता है, प्लास्टिक को आप ऐसे खींचोगे तो वापस अपनी शेप रीगेन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से उसको हम प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं, ठीक है बेटा, डन है। सो इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्लियर हो गया सबको? ओके। फ्लूइड्स एंड गैसेस हैव नो डेफिनाइट वॉल्यूम, हैंस डू नॉट पजेस इलास्टिसिटी बट दे पजेस वॉल्यूम इलास्टिसिटी। अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो कि अगर हम किसी ऐसे समझो, अगर आप इंजेक्शन लेते हो ऐसे ना, वॉल्यूम इलास्टिसिटी, या पानी आप यहाँ पे ले रहे हो और पानी को आप दबा रहे हो, है ना, तो पानी कॉम्प्रेस होता है ना। पानी को आप दबा रहे हो, ऐसे आप दबा के ऐसे छोड़ोगे तो पानी बैक करता है पूरा। तो पानी एज एन इलास्टिक बिहेव करता है लेकिन वॉल्यूम के अंदर बिहेव करता है। पानी को आप ऐसे नहीं खींच सकते, वॉल्यूम के अंदर वो एज एन इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है। मतलब अगर आप पानी को ऊपर से कुछ पिस्टन से प्रेस करोगे, नीचे टंकी में पानी है उसको ऊपर पिस्टन कवर करके से प्रेस करोगे, देन इट विल अगेन रीगेन इट्स पोजीशन। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज शोन बाय गैसेस एंड वी कैन से फ्लूइड। तो फ्लूइड एंड गैसेस शोज द वॉल्यूम इलास्टिसिटी। इवन गैसेस में भी आप एक इंजेक्शन लो, यू टेक वन इंजेक्शन, है ना, और उस इंजेक्शन को के अंदर आप यहाँ पे एक हाथ ऐसे रख दो, ठीक है, अंगूठा रख दो यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ से दबाओ, फोर्स डालो, तो आप देखोगे यहाँ पे जो एयर है, जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो कॉम्प्रेस होंगे। ये वाले सारे एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉम्प्रेस होंगे, है ना, लेकिन वो बैक फायर भी करेंगे। मतलब अगर आप इस एयर को ऐसे करके, ऐसे आप जो हवा भरने का जो पंप आता है उसके आगे की पाइप जो उसको ऐसे दबा दो, फिर वो पंप को ऐसे दबाओ तो ऊपर झटका मारेगा, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज इलास्टिक, वो वॉल्यूम इलास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहते हैं हम इसको? वॉल्यूम इलास्टिसिटी। सो द गैसेस एंड फ्लूइड shows वॉल्यूम इलास्टिसिटी। वॉल्यूम इलास्टिसिटी बताते हैं ये, ठीक है। अब इलास्टिसिटी बेसिकली क्यों आपको दिखती है? कॉज ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिस्टोरिंग मैकेनिज्म क्या होता है? तो बेटा जनरली अगर देखा जाए किसी एटम के कोई भी एटम का अगर आप ग्राफ देखो ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वहाँ पे सबसे रिलैक्स होती है ये सिस्टम।
ऐसे समझो आपकी दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट रहता है, स्प्रिंग जैसा। एक स्प्रिंग रिलैक्स मोड में है तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन अगर खींच लिया आपने तो वापस आने की कोशिश करेगा, दबा दिया तो दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इट्स रिपल्सिव व्हेन प्रेस, इट्स कंप्रेसिव, मतलब जब आप इसको खींचोगे तो इट गिव्स यू द बैक फोर्स, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो है वो एटम्स है ना, एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दे आर एक्टिंग एज स्प्रिंग, एक्टिंग एज स्प्रिंग। सो इफ इट इज प्रेस्ड, it will again try to regain its position. If it is stretched, it is again trying to regain its position. तो हम इसे ये स्प्रिंग एटम मॉडल की तरह समझ सकते हैं, है ना। तो स्प्रिंग्स एटम मॉडल की तरह हम इसको समझ सकते हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से लोवेस्ट होती है, अगर आप खींचोगे या दबाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और वो इसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करता है। और इसी तरह से सारे एटम्स सॉलिड्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो सबसे मैक्सिमम किस में होता है, तो सॉलिड्स में होता है, ठीक है। तो सॉलिड्स हैव द मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आउट ऑफ 3 स्टेट्स। इंटर एटमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, इसीलिए वो टफली बाउंडेड होते हैं। आगे बेटा स्ट्रेस को समझते हैं। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रेस? स्ट्रेस हम किसको कहते हैं? सी, जब हम किसी बॉडी को मान लो एक रॉड है, ठीक है, उसे खींचने वाला एक फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे एफ, यहाँ पे दीवार के साथ इसे फिक्स कर दिया हुआ है और उसे खींचने के लिए हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। अब इस डीफॉर्मिंग फोर्स के चलते इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ। नाउ दिस इज द चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ। तो लेंथ में कुछ चेंज आता है ना। अब ये चेंज इन लेंथ की वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएटेड इन द बैक साइड, मतलब ऑपोजिट साइड एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब स्ट्रेस हम किसको कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस? तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। एक्सटर्नल, कई बार क्या होता है कि हम एक्सटर्नल फोर्स ही लिख देते हैं वहां पे। एक्चुअली आप जितना एक्सटर्नल फोर्स दोगे उतना रिस्टोरिंग फोर्स, एक्चुअली वो रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं। हाँ, इसके जितना होता है, लेकिन ये नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इक्विलिब्रियम में दोनों सेम रहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको एफ ही बोलोगे और यहाँ पर ए कह दोगे हम इसे, राइट। तो स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिफाइन करते हैं या उसको डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इसका एरिया माना जाता है, ये वाला एरिया, है ना। तो इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो तुम्हारा है वो अगर फोर्स से डिवाइड किया जाए तो आपको स्ट्रेस मिलता है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू द स्ट्रेस, ठीक है। अभी इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट है तुम्हारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज एसआई यूनिट, एंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर सीजीएस यूनिट, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेंसर क्वांटिटी है, ये ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। दिस इज द टेंसर क्वांटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार पूछ चुके हैं ये, ठीक है, कि स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी हम किसको कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन है क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन। टेंसर्स फॉलो द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बट नॉट द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये इनका एक अलग लॉ ऑफ
यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लॉज, बट ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस ट्रांसफॉर्मेशन लॉज राइट नाउ बिकॉज वो सारी चीज़ें हायर स्टडीज़ में आती है। बट हाँ, टेंसर्स को कैलकुलेट करने के तरीके अलग होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। आप नॉर्मली वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन से टेंसर को नहीं गिन सकते, राइट? तो इसी वजह से हम इसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। एंड स्ट्रेस इज अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर, तो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होता है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर होता है, इस तरह के टेंसर क्वांटिटीज होती है जिसमें अभी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना कि स्ट्रेस जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है, वो स्केलर या वेक्टर नहीं है, ठीक है? तो आगे बढ़ते, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि कैसी क्वांटिटी है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है बेटा, डन है? चलो अब नाउ व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब यहां पर ये सारी बातें होगी अंडर वन बैनर, दैट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, इट इज रिलेटेड टू लेंथ। लॉन्जिट्यूडनल मतलब इट इज रिलेटेड टू लेंथ, रिलेटेड टू लेंथ। नाउ व्हाट इज दिस टेंसाइल स्ट्रेस? अगर हम किसी बॉडी को खींचने की कोशिश करते, जो हमने पीछे देखा, और जो फोर्स हम यहाँ पे देंगे उतना ही यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, ठीक है? और ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को हम सिग्मा लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं। तो ये जो है वो टेंसाइल फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? टेंसाइल फोर्स है, ठीक है? तो ये खींचने वाला फोर्स जो है इसे टेंसाइल फोर्स कहते हैं। खींचने वाला फोर्स कहते हैं उसे हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। दबाने वाला फोर्स होता है उसे कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? तो अगर हम किसी बॉडी को दबाने के लिए फोर्स ऐसे डालेंगे तो उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑपोजिट साइड में जनरेट होगा। तो ये जो है तुम्हारा एफ कॉम्प्रेसिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ कॉम्प्रेसिव। तो एफ रिस्टोरिंग जो होगा वो इतनी वैल्यू जितना ही होगा। तो यहाँ पर एफ कॉम्प्रेसिव डिवाइडेड बाय एरिया जो होता है इसे हम सिग्मा कॉम्प्रेसिव कहते हैं। और दोनों किसके बैनर में आते हैं? दे आर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेसेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेसेस आर रिलेटेड टू लेंथ। यहाँ पे पिचक रहा है, यहाँ पे खींच रहा है, ठीक है? इट इज रिलेटेड टू लेंथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द शियर स्ट्रेसेस? देखो हम शियरिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज होती है, कहाँ कहाँ पे काम लगती है। तो बेटा जब शियर इज रिलेटेड टू द चेंज इन शेप, किससे? वहां पे लेंथ में रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू द शेप, रिलेटेड टू शेप, ठीक है? अब आप यहां पे देखोगे बेटा, तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, शेप चेंज होने वाला ये जो फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है? इसे हम टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स है ये? टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है? अब यही टेंजेंशियल फोर्स जो है वो इससे ऐसे टिल्ट करता है पूरा, है ना? और किस एरिया पे लग रहा है? तो इस वाले एरिया पे लग रहा है। तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा शियर इज इक्वल्स टू शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, या हम इसे कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। और जिस एरिया पे लग रहा है वो ये वाला एरिया है, ठीक है? मतलब कभी ऐसे एक मैच बॉक्स है, उसको हम ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, है ना? ऊपर ऐसे है तो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, अगर ऊपर से फोर्स देंगे तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। तो ये जो टेढ़ा होने की जो प्रोसेस हो रही है इसे ही कहते हैं शियरिंग इफेक्ट। और ये जो शियरिंग इफेक्ट है वो शियरिंग फोर्स की वजह से होता है। शियरिंग फोर्स कौन सा होता है? जो टेंजेंशियल हो, ऐसे टेंजेंशियल घिस के जाने वाला हो। तो दिस इज अ टेंजेंशियल फोर्स। किसी बुक को लेकर अगर हम ऐसे करते हैं, एक मिनट बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके, है ना? जैसे यहाँ पे एक बुक है, ठीक है? तो इसको हम जैसे अगर ऐसे ऐसे फोर्स देंगे ऐसे, तो इसका शेप बदल रहा है ना, नीचे से आप देख सकते हो शेप बदल रहा है। सो दिस इज शियरिंग इफेक्ट, ठीक है? ये शियरिंग इफेक्ट ज़्यादातर अगर देखी जाती है कहाँ पे? अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उस पर जब भी हवा लगती है तो उसको शियरिंग फोर्सेस लगते हैं, तो तब शियरिंग वेयर एंड टेयर वहाँ पे देखा जाता है, शिफ्ट होता है, कभी कभी टिल्ट हो जाती है, कभी कभी ट्विस्ट हो जाती है चीज़ें, राइट? तो शेयरिंग इफेक्ट बड़ी बड़ी जो हाई राइज बिल्डिंग होती है ऊपर एकदम, आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा का शेप थोड़ा ऐसे एरोडायनामिक दिया गया है ना? क्योंकि अगर वो स्क्वायर होता तो वो हवाओं की वजह से उसको फोर्सेस लग रहे होते, शेयरिंग फोर्सेस, एंड दैट शेयरिंग फोर्सेस कैन लीड टू द शेयरिंग स्ट्रेसेस इन द बिल्डिंग्स। तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही कहा था, दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू व्हाट? सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ों के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिलेट होती है कहीं ना कहीं सिविल स्ट्रक्चर्स में,
राइट, वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस. नाउ दिस इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम. रिलेटेड टू वॉल्यूम है, ठीक है. चलो, नाउ व्हाट इज दिस वॉल्यूम स्ट्रेस. जी, कोई भी एक बॉडी है, उससे अगर आप पानी में डुबोते हो तो पानी उसको हर तरफ से क्या देगा, फोर्स देगा, हर साइड से फोर्स दे रहा होगा, हर पॉइंट पे उसको फोर्स लग रहा होगा. और इस फोर्स की वजह से आपको पता होगा या नहीं, एवरी बॉडी, कोई भी बॉडी जो है वो श्रिंक होती है. इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है, इसके वॉल्यूम के अंदर स्ट्रेसेस आते हैं, है ना. तो ये जो F फोर्स लग रहा है एंटायर वॉल्यूम पे लग रहा है, डिवाइडेड बाय जो उसका पूरा एरिया है, इसे ही हम कहते हैं सिग्मा वॉल्यूम स्ट्रेस. एंड दिस इज नथिंग बट प्रेशर, और इसे ही कहा जाता है प्रेशर. आपको प्रेशर फील होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमें प्रेशर फील होता है. क्यों? क्योंकि हमारी एंटायर बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर धक्के लगाता है, फोर्स लगाता है. एंड दैट्स व्हाट गिव यू द राइज ऑफ यू कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसीलिए हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज एटमॉस्फेयर के अंदर हम सब है, तो हमें हर साइड से फोर्स लगता है, ईच एंड एवरी साइड से हमें वो फोर्स लगता है. सिग्मा V इक्वल्स टू F वॉल्यूम अपॉन A, एंड दैट इज नथिंग बट प्रेशर. ठीक है, तो यहां पे याद रखना बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर. चलो, नाउ फाइंड आउट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस. तो अब लॉन्जिट्यूडनल और शेयरिंग स्ट्रेस समझते हैं, है ना. क्या आता है, लेट्स सी. तो देखो, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये ऊपर वाले एरिया के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो आप अगर देखोगे तो इस एरिया के ऊपर बेटा 100 न्यूटन वो दो फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. ये तेरा होगा 100 cos 30 वाला कंपोनेंट, और ये तेरा होगा 100 sin 30 वाला कंपोनेंट. ठीक है, अब अगर इस एरिया की बात करें तो इस एरिया को ऊपर खींच रहा है ये 100 sin 30. सो दिस इज टेंसाइल फोर्स, राइट. एंड ये जो है वो शियरिंग इफेक्ट दे रहा है ऐसे. सो दिस इज टेंजेंशियल फोर्स. तो दो टाइप के स्ट्रेसेस आएंगे. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस तो आने वाला ही है टेंसाइल वाला, लेकिन टेंजेंशियल स्ट्रेस भी आएगा जो शेप को चेंज करेगा. तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कौन सा वाला है, तो टेंसाइल वाला आ रहा है. सो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा L इज इक्वल्स टू फोर्स F sin 30 डिवाइडेड बाय एरिया. अब अगर फोर्स देखो आप तो बेटा 100 इंटू साइन 30 विच इज 1/2 डिवाइडेड बाय एरिया इज दिस 5 इंटू 2 10. तो 10 मीटर स्क्वायर का तुम्हारा एरिया है, तो ये तेरा हो जाएगा 5. तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेस. और टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा T या सिग्मा शियर, दैट इज इक्वल्स टू शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. अब शियर फोर्स कौन सा है, तो ये 100 cos 30 डिवाइडेड बाय एरिया सेम होगा 10 मीटर स्क्वायर. तो ये तेरा आएगा बेटा 100 √3/2 इंटू 10. सो दैट इज नथिंग बट 5√3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये तेरा आ गया टेंजेंशियल स्ट्रेस. तो इस तरह से हम बेटा स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेन. नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रेन. सी, स्ट्रेन का डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगुरेशन. अब कन्फिगुरेशन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी शेप, लेंथ और वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है. अगर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करोगे तो लेंथ चेंज होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन फाइंड करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, बल्क स्ट्रेन जो कहते हैं हम उसे, उसमें वॉल्यूम चेंज होता है, और जो शेप चेंज होता है उसको हम शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं, राइट. तो यहाँ पर हम सारे तीनों स्ट्रेन पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हाट इज दिस. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर अप्लाइंग फोर्सेस ऑन दैट बॉडी, तो वो फोर्स की वजह से, उस फोर्स की वजह से इस बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है. अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो देयर इज अ चेंज इन लेंथ, दिस इज कॉल्ड डेल्टा L, राइट. और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L, राइट. नाउ what is strain. Strain is nothing but change in configuration upon original configuration. तो अगर बेटा यहाँ पे बात करें
तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू एप्सिलन, इसको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो डेल्टा एल बाई एल से इसको डिनोट किया जाता है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये जो है वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जैसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हमने ऑलरेडी देख ही लिया है ना, अब मैं आपको इसका कॉम्प्रेसिव पार्ट दिखा देता हूँ। अगर हम कॉम्प्रेसिव फोर्स डालते हैं किसी भी बॉडी पे, तो बट ऑब्वियसली उसकी लेंथ चेंज हुई है ना, इतनी लेंथ चेंज हुई। सो दिस इज व्हाट डेल्टा एल, ये तुम्हारा डेल्टा एल है ना। तो आपने ऐसे फोर्स दिया तो लेंथ कम हो गई, तो ये कॉम्प्रेसिव फोर्स दिया आपने। कौन सा फोर्स दिया? कॉम्प्रेसिव। पीछे कौन सा था? टेंसाइल था। कॉम्प्रेसिव फोर्स दिया यहाँ पे, तो ये है तो लॉन्जिट्यूडनली, दोनों है तो लॉन्जिट्यूडनल के पार्टी है ना। अब इसकी ओरिजिनल लेंथ बेटा कितनी थी? तो सर स्टार्टिंग में एल थी, तो यहाँ पे क्या हम ये कह सकते हैं कि एप्सिलन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल्स टू अगेन डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि है वो किसका पार्ट? लॉन्जिट्यूडनल का पार्टी। ठीक है बेटा, डन है। तो पीछे क्योंकि मैंने टेंसाइल बता दिया था, मैंने यहाँ पे कॉम्प्रेसिव बता दिया। नेक्स्ट आते हैं बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? देखो, अगर हम किसी बॉडी को हर तरफ से प्रेशर दे रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि इसके शेप में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, है ना। क्या होगा इसके शेप को? क्या होगा? थोड़ा सा ऐसे पतला होगा, है ना, मतलब उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, बहुत थोड़ा कम होता है। अब ये जो वॉल्यूम में चेंज आया ना, वो तो इतना है ना, ये दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। ये जो पिंक वाला है दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम, है ना, चेंज इन वॉल्यूम। अब एप्सिलन वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम इज व्हाट? डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम इज वी, तो एप्सिलन वी जो है वो तेरा हो गया डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, शियर स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज दिस शियर स्ट्रेन? सी, अगर बेटा कोई इस तरह से मान लो, कोई इस तरह से एक फ्रेम है, राइट, और इस फ्रेम को हम फोर्स दे रहे हैं, यहां पे इस तरह से फोर्स लग रहा है एफ टेंजेंशियल। अब इसकी वजह से होगा क्या पता है? इसकी वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। मतलब ये पॉइंट इधर फिक्स है, ये पॉइंट क्योंकि इधर फिक्स है, तो ये वाला जो है वो शिफ्ट होके थोड़ा ऐसा आ जाएगा, और ये वाला जो है वो शिफ्ट होके थोड़ा ऐसे आ जाएगा, राइट। मतलब इस तरह से तुम्हें थोड़ा स्ट्रेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या? ये जो शिफ्ट हुआ, लेट्स से दैट इज एक्स, एंड इसकी जो हाइट थी दैट इज एच, और यहाँ पर आपको देखने को मिला कुछ एंगल, लेट्स से दैट इज फाई। ठीक है, ये जो फाई है उसका जो टेंजेंट है tan फाई, विच इज इक्वल्स टू एक्स बाई एच, दिस इज ओनली योर शियरिंग स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन हमें किससे पता चलेगा कि भाई फाई कितना आया, tan फाई कितना आया, एक्स बाई एच का रेशो कितना आया। अगर एक्स बाई एच का रेशो 0 आता है, देयर इज नो शियर स्ट्रेन। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब तेरा एक्स ही 0 होगा। मतलब अगर ये शिफ्टिंग ही नहीं हो रहा है, तो शेप चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो शियर स्ट्रेन पूरा डिपेंड करेगा एक्स बाई एच पे। शिफ्टिंग कितना हुआ, एक्स डिवाइडेड बाय उसका रेशियो एच कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आ गया बोलो? एक्स बाई एच या तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल फाई, तो tan फाई से हम शियरिंग स्ट्रेन दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब एक अंकल थे जिनका नाम था हुक, उन्होंने क्या बोला? फॉर वेरी स्मॉल deforming forces, फॉर अ वेरी स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्सेस, हम छोटे छोटे डिफॉर्मिंग फोर्सेस की बात करें तो सिग्मा इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलन, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एप्सिलन। ये जो कांस्टेंट है बेटा, इसे कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ठीक है, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये डिफरेंट मटेरियल की अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब दिस इज नथिंग बट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन ऑर्डर टू सी कि भाई मैं स्ट्रेस दे रहा हूं तो कितना स्ट्रेन आ रहा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, बहुत छोटे छोटे डिफॉर्मिंग फोर्सेस के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हमेशा प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब आप जितना खींचोगे उतना खींचेगा फिर वापस आ जाएगा, खींचोगे उतना खींचेगा फिर वापस आ जाएगा। ये इलास्टिक बिहेवियर की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसको इसी वजह से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। छोटे लेवल पे आप कोई भी बॉडी, किसी भी चीज़ को देखो, इवन आप पेपर को भी ले लो, पेपर को बहुत छोटा ऐसे फोर्स दो, अपने आप आ जाएगा अपनी जगह पे। आप किसी भी चीज़ को ले लो, आप छोटा सा ऐसे फोर्स देकर छोड़ोगे, वापस अपनी जगह पे आ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहते हो, पकड़ के रखते हो। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा फोर्स दे दिया है ना, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो आप किसी भी मटेरियल के लिए फाइंड कर सकते हो। हाँ, मड के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक पूरी बॉडी नहीं है। अगर आप मड को देखोगे ना, मड मतलब मिट्टी का गोला ले रहे हो, तो वो एक पूरी बॉडी नहीं है, पूरी कनेक्टेड बॉडी नहीं है। जैसे प्लास्टिक भी आप देखो, प्लास्टिक भी है, तो आप थोड़ा सा फोर्स देके छोड़ोगे तो अपने आप वापस आ जाता है। आयरन को भी थोड़ा सा फोर्स देके छोड़ोगे तो अपने आप वापस आ जाएगा। तो अपने बहुत छोटे छोटे डिफॉर्मिंग फोर्सेस की बात करें, छोटे छोटे डिफॉर्मिंग फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट ये चीज़ होती है। दिस शुड, इट इज डिफाइंड, हुक्स लॉ इज डिफाइंड विद इन इलास्टिक लिमिट। Hooke's law is true only within elastic limit. अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है? तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बिहेवियर, मतलब इलास्टिसिटी बिहेवियर कितने लिमिट तक वो दे रहा है, तो दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी वाला बिहेवियर। ठीक है, तो इसे हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक एक करके सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। तो बेटा यंग मॉड्यूलस जो है, इट इज रिलेटेड टू द लेंथ। बल्क मॉड्यूलस, इट्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इट्स रिलेटेड टू द शेप। क्योंकि हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले, लंबाई के बारे में बात करने वाले, वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले, शेप के बारे में बात करने वाले। तो तीन टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है ना, इस पर भी क्वेश्चन पूछे। इसका यूनिट होता है, दिस इज सेम एज, यूनिट इज सेम एज स्ट्रेस, प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन सबके यूनिट सेम होते हैं भाई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सबके यूनिट सेम रहते हैं। ठीक है, तो इन सबके यूनिट भी सेम रहते हैं। दे आर हैविंग सेम यूनिट्स, दे हैव सेम यूनिट्स, सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ प्रेशर, एज दैट ऑफ प्रेशर। तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एज दैट ऑफ प्रेशर। डायमेंशनल में बहुत सारी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो यंग मॉड्यूलस क्या, आप समझने की कोशिश करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यंग। उन्होंने क्या किया, एक तार को लटकाया, ठीक है, और एक स्केल जो थी, फिर उसके नीचे धीरे धीरे मास पुट किया उन्होंने, और एक स्केल जो थी उसको वहां पे उन्होंने रखा, और इसके ऊपर भी एक निशानी रख दी एरो की। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इसके नीचे मास लटकाया। बट ऑब्वियसली इस मास की वजह से ये जो तार था वो थोड़ा खींचाव फील किया। मतलब मास लटकाने के बाद इस तार की जो लेंथ थी, है ना, वो थोड़ी चेंज हुई। मतलब अगर देखा जाए तो थोड़ा ऐसे हुआ वो। अब बट ऑब्वियसली ऐसे थोड़ा होगा तो ये जो एरो था, है ना, वो एरो भी थोड़ा एक्सपांड होगा ऐसे। इसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं आ गई। तो अगर देखा जाए तो ये इतना तार के अंदर डेल्टा एल जितना लेंथ चेंज होते हुए हमें दिखा। अब इस मास की वजह से तार खींचाव हुआ, तार में खींचाव फील हुआ, डेल्टा एल जितना लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, और ये डेल्टा एल जितना लेंथ में इंक्रीमेंट हमें पता चल गया। हमें ये मास पता था कितना है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता था कितना है। मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए। ठीक है बेटा, अभी ध्यान देना, अभी यहां पर क्या मैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एज पर हुक्स लॉ
क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिग्मा लॉन्जिट्यूडनल इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन लॉन्जिट्यूडनल, मतलब जितना स्ट्रेस है वो स्ट्रेन प्रोपोर्शन में। तो सिग्मा लॉन्जिट्यूडनल इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन लॉन्जिट्यूडनल। इस कांस्टेंट जो है, जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यही अपना हीरो है। दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। और ये बेटा यंग्स मॉडुलस जो है, मैं आपको बताता इसके बारे में काफ़ी चीज़ें। सिग्मा का फॉर्मूला है फोर्स, लॉन्जिट्यूडनल फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाई एल विच इज स्ट्रेन। अब यहाँ पे डेल्टा एल तेरे पास है, अच्छा फोर्स कितना है हमें नहीं पता, तो ये सर फोर्स तो एम जी जितना होगा, जितना ये एम जी होगा उतना ही तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आएगा। तो ये जो फोर्स है वो एम जी जितना था, एरिया हमें पता चल गया था, है ना, दैट इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ पे यंग मॉडुलस जो है वो एस्टिमेट किया जा सकता था, विच इज़ एम जी एल बाई ए डेल्टा एल। अब इस तरह से इसने सारे मटेरियल्स के यंग मॉडुलस निकाले और उसने पूरा एक टेबल बनाया जिसको यंग मॉडुलस हम कहते हैं। तो यंग मॉडुलस गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है, अलग अलग होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कभी चेंज नहीं होगी। यंग मॉडुलस फिक्स है सबका, ठीक है, कि किसकी कितनी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जैसे स्टील है तो स्टील का यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा बिकॉज इट नीड मोर स्ट्रेस फॉर छोटा सा डेल्टा एल। समझ में आया? तो यहाँ पे अलग अलग होगा सबका, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एल अगर तुम इतना ही एम जी, इतने ही लेंथ के तार को लगाते हो तो डेल्टा एल छोटा होगा स्टील में ज़्यादा नहीं आएगा। तो डेल्टा एल छोटा होने की वजह से ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इसीलिए वजह से यंग मॉडुलस बढ़ जाएगा। मतलब आप समझो जो बॉडी ज़्यादा रिजिड है उसका यंग मॉडुलस की वैल्यू बहुत हाई होती है, मतलब स्टील का यंग मॉडुलस बहुत हाई होगा गोल्ड के कंपैरिजन में या तो सिल्वर के कंपैरिजन, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर आर सॉफ्ट मटेरियल्स, है ना, तो उसको खींचाओ एकदम इजीली हो जाएगा उतने में, जितने में स्टील नहीं होगा। तो स्टील बहुत अच्छा सा मटेरियल होता है, तो इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में ये भी डिफाइन किया जाता है और ये हेल्प करता है आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर कि आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, कौन सा तार यूज़ करना चाहिए। तो वैसे अगर लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग हम कह सकते हैं कि मटेरियल टेस्ट किए जाते हैं तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखी जाती है कितनी है, उनका यंग मॉडुलस एस्टिमेट किया जाता है कितना है, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर मटेरियल सजेस्ट किया जाता है कि कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यंग मॉडुलस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, it does not depends on, it does not depends upon the dimension of material, it does not depend upon the dimension of material। किसी भी मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल का टाइप कैसा है, गोल्ड का कितना है। यंग मॉडुलस ऑफ गोल्ड इज डिफरेंट, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज डिफरेंट। तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ गोल्ड सिंस गोल्ड इज सॉफ्ट, सिंस गोल्ड इज सॉफ्टर देन स्टील, गोल्ड इज सॉफ्टर देन स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का समझते हैं। अ लाइट वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर इज सस्पेंडेड टू द सीलिंग। तो लेंथ इसका 4 मीटर है, उसको सीलिंग से सस्पेंड किया हुआ है, इस तरह से लटकाया हुआ है सीलिंग बाय वन ऑफ इट्स एंड। इफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आपको दिया हुआ है 19.6 mm²। व्हाट इज इट्स एक्सटेंशन अंडर अ लोड ऑफ 10 kg। यंग मॉडुलस दिया हुआ है y कितना है 2 × 10⁻11 पास्कल और नीचे 10 किलो का मास लटकाया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताने वाला हूँ। आपको डेल्टा एल फाइंड करने का पूछा है कितना होगा, है ना, डेल्टा एल कितना है फाइंड करो। तो हम पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इंटू एप्सिलॉन, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इंटू डेल्टा एल बाय एल, और डेल्टा एल फाइंड करने का बोला है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा FL बाई AY। फ्लाई याद रखना, फ्लाई FL बाई AY। अब फोर्स जो है वो अलग अलग टाइप के होंगे, कभी कभी हम खींच लेंगे, कभी कभी हम कोई मास लटका देंगे, कभी कभी हम अलग तरीके से फोर्स दे रहे होंगे। तो फोर्स आप कैसे देते हो वो डिपेंड करता है। कभी कभी यहाँ पे चार्ज लगा देते हैं, नीचे एक चार्ज रखते हैं तो चार्ज को खींच रहा होगा, इसको चार्ज कर देते हैं फिर उसको खींचते हैं नीचे वाले चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के खींच सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से खींचा जा सकता है, अल्टीमेटली है वो फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मास लटक रहा है तो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो यहाँ पर बेटा हम mg की वैल्यू पुट करेंगे टू फाइंड आउट डेल्टा एल, mgl बाई a इंटू यंग मॉडुलस।
अब मास कितना है तेरा, मास कितना लटका है 10 किलो। जी की वैल्यू हम क्योंकि 19.6 दिया हो तो हम 9.8 लेंगे, और लेंथ तुम्हें दी हुई है कितनी 4 मीटर, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 19.6 क्योंकि एम स्क्वायर है तो 10⁻⁶ हो जाएगा, और यंग मॉडुलस है 2 × 10⁻11। ठीक है, तो ये 9.8 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 4 गए, सो 10 इंटू 10⁻⁻5 क्योंकि -6 और ये 11 +5 हो जाएगा, +5 ऊपर जाके -5 हो जाएगा, 10⁻1 तो था ही, 10⁻⁻5 तो ये होगा 10⁻4, सो 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर, इतना तेरा डेल्टा एल है। आप देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट 10⁻4 मीटर इज 0.1 mm, 1 mm का भी 10वां पार्ट है। मतलब आप 10 kg लटका दिया यहाँ पे, फिर भी स्टील का जो तार था 19.6 mm स्क्वायर के जाड़ाई का जो तार था वो सिर्फ और सिर्फ 0.1 mm खींचा है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम डेल्टा एल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको बी सी और डी पॉइंट में कितना शिफ्टिंग हुआ वो फाइंड करने का पूछा है। अब सबका यंग मॉडुलस अलग अलग दिया हुआ है, ये ए बी जो है वो अलग मटेरियल का बना हुआ है, बी सी अलग मटेरियल का बना हुआ है, सी डी अलग मटेरियल का बना हुआ है ना। तो शिफ्ट इन द पॉइंट बी सी एंड डी फाइंड करो कितना होगा। एरिया 10⁻⁻7 दे दिया, नीचे 10 kg लटका है। अब क्योंकि बेटा नीचे 10 kg लटका है, सबके लिए वो 10 kg लटकने वाला सेम रहने वाला है। अब इसकी लेंथ 0.1 है, इसकी 0.2 है, इसकी 0.15 है, तो हमें क्या करना है, हमें एक एक करके सबका फाइंड करना है। पहले बी वाले का फाइंड करते हैं कि भाई बी वाले में खींचाव कितना होगा डेल्टा एल। तो फॉर पॉइंट बी कैलकुलेशन करते चलो। तो डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई एफ एल बाई ए वाई, तो इस पर फोर्स लग रहा है 10 किलो, तो 10 × 10 100, लेंथ है उसकी 0.1 विच इज़ 1/10 इंटू नीचे एरिया हो गया तुम्हारा कितना 10⁻⁻7, और यंग मॉडुलस तुम्हारा है 2.5 इंटू 10⁻10। तो अगर बेटा इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ ना, तो ये मेरा हो जाएगा 25 4 ज़ा 100, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ तो दैट इज़ नथिंग बट 4 mm। तो 4 mm जो है वो खींच रहा है कौन, ये बी वाला। अब ये सी मेरा कितना खींचेगा पहले मैं वो फाइंड करता हूँ। तो सी पॉइंट पहले इंडिविजुअली कितना खींच रहा है खुद से, फिर उसका टोटल एस्टिमेशन एक्चुअली क्या होगा। ये सी पॉइंट बी पॉइंट जो खींच रहा है वो सी के अंदर भी फर्क तो पड़ेगा। अगर बी नीचे आएगा तो बट ऑब्वियसली सी और डी भी नीचे जाएंगे 4-4 mm, तो बी का जितना एक्सटेंशन है उतना सी और डी का तो शिफ्टिंग कर ही देने का अपने को, राइट। समझ में आया, क्योंकि अगर ये पूरी पेन नीचे जाएगी तो ये भी तो जाएगा नीचे, समझ में आया। अगर ये किसी चीज़ से बंधी हुई है ये नीचे जाएगी तो पूरी पेन नीचे जाएगी। मतलब ये पॉइंट बी नीचे जा रहा है तो नीचे का सबको नीचे लेके जा रहा है, तो सी तो ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, डी भी नीचे जाएगा, मास भी नीचे जा रहा है। अब ये सी खुद कितना एक्सटेंड हो रहा है, तो सी का खुद का एक्सटेंशन पहले फाइंड करते हैं। तो फॉर पॉइंट सी डेल्टा एल ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ एल बाई ए वाई फॉर सी। तो ये एफ एल बाई ए वाई फॉर सी कितना होगा, तो सी के लिए 100 mg जितना तो फोर्स है ही, लेंथ सी वाले की कितनी है 0.2 मतलब 2/10, और नीचे है 10⁻⁻7 इंटू कितना है 4 इंटू 10⁻10, 4 इंटू 10⁻10, तो ये हो जाएगा तेरा गए 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 5 mm। तो 5 mm एक्सटेंशन इतना और टोटल एक्सटेंशन कितना आया इसका, तो टोटल एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ऑफ बी प्लस डेल्टा एल ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू 4 mm प्लस 5 mm। तो टोटल आ रहा है कितना, टोटल आ रहा है इसका 9 mm। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाले का देखते हैं, डी वाले का एक्सटेंशन फॉर पॉइंट डी। चलो फॉर पॉइंट डी हम एक्सटेंशन देखेंगे कितना आएगा। तो डी वाले का ये वाला आएगा, ये इसकी लेंथ 0.15 मीटर है। तो चलो फॉर पॉइंट डी सारी चीज़ें पुट करते हैं। तो डेल्टा एल डी इज इक्वल्स टू फ्लाई एफ एल बाई ए वाई ऑफ क्या डी, नाउ दैट इज इक्वल्स टू फोर्स, व्हाट इज फोर्स 100, व्हाट इज लेंथ 0.15 मतलब 15/100, 0.15 इज 15/100, नीचे है तेरा कितना 10⁻⁻7 इंटू 1 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो ये बेटा हो गया 100 से 100 गए, सो ये तेरा कितना आ रहा है ना, देख लेते कुछ रह तो नहीं गया। आई थिंक 15 mm आ रहा है, कितना आ रहा है 15 mm पॉइंट, हाँ सही है। आई थिंक 1.5 mm आ रहा है, कितना आ रहा है 1.5 mm आ रहा है ना, हाँ 1.5 mm आ रहा है।
सो ये 10⁻15 इंटू 10⁻³ आ रहा है आई थिंक। तो फोर्स कितना है वापस देख लेते हैं। एम जी 100 है, एम जी इंटू एल है, हाँ सही है 15 ही आ रहा है आई थिंक, 15 ही आ रहा है। 15/100 इज़ 0.15 मीटर इज़ 15/100, सही पकड़े। लेकिन 1.5/10 होगा ना ये। ओके 15 ही आ रहा है। चलो तो 15 इंटू 10⁻³ इज़ योर करेक्ट आंसर। तो 15 mm आ रहा है, 15 mm आ रहा है। अब आप समझो इसका टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, खुद का 15, तो नेट एक्सटेंशन कितना है? नेट एक्सटेंशन इक्वल्स टू डेल्टा एल ऑफ बी प्लस डेल्टा एल ऑफ सी प्लस खुद का डेल्टा एल ऑफ डी। मतलब इन लोग का तो है ही है, 4 mm इसका प्लस 5 mm इसका प्लस 15 mm खुद का, तो 15 5 20 पर 24 mm इसके अंदर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा लास्ट वाले में। तो ये डी पॉइंट जो है वो 24 mm तक शिफ्ट होगा नीचे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस भी इसके आते हैं। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ड्यू टू ओन वेट। खुद के वजन की वजह से क्या लेंथ में फर्क आता है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे इंटीग्रल मेथड से किया जाता है, आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ लेंथ मान लो दे दिए, ये खुद के लेंथ से कितना इंक्रीमेंट इसमें हुआ होगा। मान ले इसको अभी हम छोड़ नहीं रहे, अब इसको पकड़ के रखा है, फिर हम छोड़ेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा अज्यूम करते हैं। मान लो इंटीग्रेशन तो ऐसे ही वर्क करता है, छोटा सा टुकड़ा अज्यूम करेंगे। हम क्या फाइंड कर रहे हैं पहले वो आपको क्लियर होना चाहिए कि खुद की लंबाई की वजह से खुद में कितना एक्सटेंशन होगा। तो मैं कैसे फाइंड करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं छोटा सा एक dx पार्ट ले रहा हूँ, छोटा सा एक dx पार्ट ले रहा हूँ, dx। ठीक है, अब इसके अंदर नीचे वाले की वजन की वजह से इतना जो है वो खींचाव आया। मान लो ये जो खींचाव है वो है मेरा dy। कितना खींचाव आया, dy। किसकी वजह से आया, नीचे वाले की वजन की वजह से आया। अब ये ऊपर से x जितने डिस्टेंस पे है ये, तो नीचे इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, कैन आई से इट्स l - x? यस सर। तो अभी x जितना दूर है, dx जितना इसका डिस्टेंस है, और ये तेरा l - x तेरा आएगा। ठीक है, चलो ओके सर, ठीक है समझ गए। अभी मेरे को ये dy फाइंड करना है, मैं कैसे करूँगा? तो मेरे पास फॉर्मूला है dy इज इक्वल्स टू FL/AY, FL/AY। लेकिन f कितना है, f है इसका mg, तो इसको मैं m डैश कह देता हूँ। तो लेट से f है मेरा m डैश इंटू जी, इंटू लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ dx लेंथ, डिवाइडेड बाय एरिया को मैं a ही कहूँगा, मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस विच इज़ y। अब ये m डैश कितना है, ये मास कितना है, तो देखो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू छोटा सा मास अपॉन छोटा सा लेंथ l - x। ठीक है, तो m डैश कितना होगा, m डैश होगा m/l इंटू l - x, m/l इंटू l - x। तो ये सर f कितना होगा मेरा, m डैश इंटू जी विच इज m/l इंटू l - x इंटू g इंटू dx डिवाइडेड बाई a इंटू y। देख लो a इंटू y। अच्छा सर, अब क्या करेंगे, अब बेटा मुझे ये dy तो मिल गया, अब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल जो भी डेल्टा एल है वो मिल जाएगा, 0 से डेल्टा एल कितना आएगा वो। लेकिन यहाँ पे भी इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू l, क्योंकि dx जो है वो मैं 0 टू l सारे dx ले लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट्स है उन्हें बाहर निकालता हूँ इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से बाहर कौन निकलेगा, m/l ay बाहर निकलेंगे, g बाहर निकलेगा, mg/l ay बाहर निकले। अब इंटीग्रेशन होगा l dx का माइनस x dx का, इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू l, तो ये बेटा मेरा कितना हो जाएगा, सो mg अपॉन LAY इंटू l dx का भी होगा l, x होगा लेकिन फिर लिमिट पुट करेंगे तो l आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा तेरा l²/2 लिमिट पुट करने के बाद। तो ये मेरा हो जाएगा l² - l²/2 विच इज l²/2। तो mg/LAY इंटू l²/2, तो l से एक l कैंसल, तो ये बेटा आ गया तेरा mgl/2ay, mgl/2ay।
mgl/2ay, mgl/2ay। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका शॉर्टकट क्या है याद रखने का, शॉर्टकट क्या है याद रखने का। ठीक है, शॉर्टकट क्या है याद रखने का, फ्लाई FL/AY। अब F कितना लेना है, mg का एवरेज विच इज mg/2, और ये LAY तो है ही। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास पे आधी चेन का आधा जो आपका वो है ना सड़िया आधा, उसका mg आधा ही लेना है mg/2। ठीक है, तो आधा लेकर अगर आप सीधा फ्लाई लगा लोगे तो आपको शॉर्टकट में आंसर मिल जाएगा। बट परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ये है, मेथड ये है, दिस इज द मेथड। हाँ, अभी अगर इसमें कुछ वेरिएशन आता है तो मेथड तेरे को आनी चाहिए। दिस इज शॉर्टकट, दिस इज मेथड। शॉर्टकट कब काम लगेगा, यूनिफॉर्म रॉड है तो। मेथड कब काम लगेगी, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो मेथड से ही जा सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर तेरा m/l m'/l-x हमेशा नहीं होगा। ये m/l की जो वैल्यू है वो लैम्बडा है, लैम्बडा, तो लैम्बडा कभी x के प्रोपोर्शन में हो गया तो मर जाओगे। समझ में आया? ठीक है, तो आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे एक और केस लिया हुआ है जिसके अंदर क्या बोला है, एक रोप है लेकिन उसके नीचे भी एक मास लटक रहा है। सो यहाँ पर सारी प्रोसेस सेम है। क्या, छोटा सा dy इज इक्वल्स टू FL/AY, लेकिन फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है m' × g प्लस mg, और L था तेरा dx डिवाइडेड बाय AY विच इज dy। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो, मैंने क्या किया है, मैंने वही चीज़ की जो पीछे करी थी, छोटा सा dx लिया। अब उसके नीचे वाला ये जो मास है ना वो m' है। ठीक है, तो इस dx को कौन कौन खींच रहा है, नीचे वाला m' भी खींच रहा है, m भी खींच रहा है, तो m' भी है और mg भी है, इसीलिए यहाँ पे दोनों को लिया हुआ है। या अगर हम कॉमन निकाल ले g, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं m' प्लस m इंटू जी डिवाइडेड बाई AY इंटू dx इज इक्वल टू dy। ठीक है, चलो अभी नाउ व्हाट इज दिस m' इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू जो भी इसका लेंथ है वो। अब लेंथ अगर हम देखें, लेंथ अगर हम यहाँ से देखें तो तुम्हारी कितनी थी x, है ना, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, कैन आई से इट्स L-x? यस सर, डेफिनेटली आप कह सकते हो L-x। तो अभी क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू छोटा सा मास अपॉन छोटी सी लेंथ, तो m' मेरा हो जाएगा m/l इंटू L-x, m/l इंटू L-x, है ना। और अगर आप चाहो तो उसको सिर्फ x भी ले सकते हो। और अगर थोड़ा और अच्छे से मैं आपको मतलब इजी करके थोड़ा बताना चाहूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ऊपर से जो x ले रहा हूँ ना, जो ऊपर से जो x ले रहा हूँ ना वही x मैं नीचे से ले लूँ, तो मेरे को L-x लेने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा ईजी हो जाएगी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी को हम x ले लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, L-x। तो अब मेरा नीचे वाला जो है वो x लेंथ ही है, तो अब मेरा यहाँ पे ये जो आ जाएगा ये हो जाएगा m'/x हो जाएगा। तो m' की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, mx/l। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे m/l इंटू एक्स प्लस m इंटू जी डी एक्स डिवाइडेड बाई AY करोगे और उसका इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू L, तो दैट विल गिव यू डेल्टा L, और इसका 0 से डेल्टा L तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करते, चलिए सॉल्व करते, लेट सॉल्व इट। कौन से कॉन्स्टेंट से सब बाहर निकालो, एक तो इन दोनों में से m बाहर निकल जाएगा, ठीक है सर, ये g बाहर निकल जाएगा, फाइन सर, AY को बाहर कर दो, कर दिया। अब इंटीग्रेशन किसका करोगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम x/l dx का, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे खाली dx का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक, इसका भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। ठीक है, ओके सर। अब x/l का इंटीग्रेशन कर दिया, dx का इंटीग्रेशन कर दिया, m तो बाहर निकाल लिया था, तो mg/AY बाहर है ही है, ये हो गया तेरा x का इंटीग्रेशन x²/2 0 से L प्लस इसका x 0 से L, तो ये तेरा बेटा कितना हो जाएगा, तो L²/2। सो mg/AY तुम्हारा हो जाएगा बेटा यहाँ पे L²/2L प्लस L, है ना, तो LL गए, तो L प्लस L/2 इस 3L/2, तो ये तेरा हो जाएगा 3mgL/2AY, 3mgL/2AY, बिकॉज ये L/2 प्लस L इज 3L/2, तो 3L/2 और mg/AY है अपन। तो इस तरह से बेटा इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हम ये डन कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। तो बढ़िया से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। घूम रहा है रॉड, और उस घूमने की वजह से एक्सटेंशन क्या होगा? नाउ फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी एक्सटेंशन ड्यू टू द रोटेशन। ठीक है, प्रोसेस देखो, प्रोसेस बेटा सेम रहनी है, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा चेंजेस आएगा। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन? तो सबसे पहले वही जो हम करते आए, क्या करेंगे? हवन करेंगे। चलो इसको एज्यूम कर लो dx, ठीक है। अब इसको बोल दो x, इसको बोल दो l माइनस एक्स, ठीक है। ओके सर, अब लेट्स डू वन थिंग। किसकी वजह से खिंचाव हो रहा है? सर जो खिंचाव हो रहा है ना, जो खिंचाव हो रहा है ना, वो इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है सर। अब इसकी वजह से जो खिंचाव हो रहा है ना, इसकी वजह से, क्योंकि जब गोल गोल घूमेगी कोई भी बॉडी ऐसे, तो बाहर साइड फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल लगता है ना यहाँ पे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना लोगे? तो सर ये मास का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो डिस्टेंस है उतना अपने को आर लेना पड़ेगा। दिस विल बी योर आर, दिस विल बी योर आर। तो ये सर आर कितना होगा तुम्हारा? आर मेरा होगा एल माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू, एल माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू। तो ये आर की जो वैल्यू है वो तुम्हारी आएगी एल माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू। तो रेडियस आर होगा एल माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू। सो दैट इज एल माइनस एक्स बाई टू विच इज इक्वल्स टू 2l माइनस एक्स बाई टू, 2l माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। ओके सर, समझ गए, फाइन। अब सेंटर ऑफ मास आर मेरे को मिल गया। मास कितना होगा सर इसका? ये जो घूम रहा है उसका मास कितना होगा? तो मास फाइंड करना तो सर हमारे लिए आसान है, पूरा मास अपॉन पूरा लेंथ इज इक्वल्स टू छोटा सा मास अपॉन छोटा सा लेंथ। तो मास अपना हो जाएगा mx बाई एल, ठीक है सर। अब इसको मैं बोल देता हूँ mx बाई एल। आर की वैल्यू आ गई मेरी 2l माइनस एक्स बाई टू, एंड ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। वही तो हमें कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ इन टर्म्स ऑफ ओमेगा फाइंड करना है, क्योंकि ओमेगा मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन। जो चीज़ें मुझे क्वेश्चन में दी है वो मेरे आंसर में रिफ्लेक्ट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनके फॉर्म में मुझे आंसर लाना है। अब जो छोटा सा ये क्या होगा? ये मैंने क्या फाइंड किया? मैंने फोर्स फाइंड किया। अभी तो मैंने सिर्फ फोर्स फाइंड किया, है ना, ये अपना फोर्स आ गया। अब सर जो dx है उसकी वजह से जो छोटा सा dy आएगा, छोटा सा एकदम इंक्रीमेंटल लेंथ dy, तो dy का फॉर्मूला फ्लाई। अब फोर्स कितना है? तो फोर्स है mx बाई एल 2l इंटू 2l माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू लेंथ विच इज dx बाई ay। अब सर इसमें से क्या क्या कॉमन निकलेगा? तो m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l a यंग मॉडुलस कॉमन, तो इंटीग्रेशन खाली किसका होगा? 2lx माइनस एक्स स्क्वायर dx, इनका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू l एंड दैट विल गिव यू डेल्टा l, ठीक है सर। तो अभी चलिए करते हैं इंटीग्रेशन एंड फाइंड करते हैं आंसर। तो m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l ay, m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l ay। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2lx क्या आएगा? 2lx स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां? 0 से l, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां? 0 से l। तो चलो सर अभी कितना आएगा बताओ? m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l ay इंटू, चलो अब इसके अंदर बेटा एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 2l क्यूब बाई 2 हो जाएगा। 2 तो यहाँ भी कैंसिल हो गया सीधा, है ना। तो 2l क्यूब माइनस l क्यूब बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 3 इज वॉट? 2 बाई 3, 2 बाई 3। तो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l ay इंटू 2l स्क्वायर बाई 3, सॉरी 2l क्यूब बाई 3। अब l से एक l कैंसिल होकर स्क्वायर हो गया, 2 से 2 गए, तो अपना आंसर आएगा m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 3ay, m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 3ay। दिस इज डेल्टा l, दिस इज डेल्टा l, ठीक है। ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन। जेई में आप ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। चलो आप समझते हैं व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, सी दिस आल्सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सिग्मा शियर
sigma shear is directly proportional to epsilon shear. Is directly proportional to epsilon shear. Now what is sigma shear? तो F tangential shear force divided by area, that is equals to some constant eta into epsilon shear. अब epsilon shear को हम दो तरीके से बताते हैं, एक tan phi से भी कहते हैं और epsilon shear is also given by x by h. x by h से भी हम दे रहे थे उसको, याद करो पीछे मैंने आपको बताया था x by h. कहाँ बताया था? मैंने आपको यहाँ कहीं पे बताया था x by h, यहाँ बताया था x by h, है ना. x by h is the shear strain, the shear strain. ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका x by h. अब बेटा यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना ईटा, ये दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बॉडी रिजिड कितनी है वो डिपेंड करेगा इसका ईटा कितना ज़्यादा है. जितना ज़्यादा ईटा होगा उतनी रिजिड बॉडी है. ठीक है, और दूसरी चीज़ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी तो है ही है, सेकेंड थिंग इसको शियर मॉड्यूलस भी कहा जाता है. शियर मॉड्यूलस भी कहा जाता है. तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड शियर मॉड्यूलस. ठीक है, ओके. इसका भी यूनिट सेम होता है प्रेशर जैसा. ठीक है, चलो आगे. बल्क मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड इज अबाउट 50 टाइम्स दैट ऑफ लिक्विड एंड दैट ऑफ गैसेस. नाउ व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? पहले तो बल्क मॉड्यूलस समझते हैं, ठीक है, फिर ये सब स्टेटमेंट पढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? सी, अगर हम किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, मतलब हर साइड से उसको प्रेशर दिया जा रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होगा. बट ऑब्वियसली सर होगा, क्यों नहीं होगा? अगर हम हर साइड से प्रेशर देंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बॉडी छोटा हो जाएगा. तो वॉल्यूम चेंज, इतना चेंज हो गया वॉल्यूम, है ना, बॉडी छोटा हो गया. तो ये बॉडी जो छोटा हो गया उसके वॉल्यूम में चेंज आया, तो लेट्स से चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी. चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा वी. ठीक है, अब बेटा इसको हम वापस अगर हुक्स लॉ से जोड़े तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया था ना, वॉल्यूम फोर्स अपॉन टोटल एरिया जो होता है उसे हम प्रेशर कहते हैं. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन ऑफ वॉल्यूम. तो प्रेशर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन ऑफ वॉल्यूम. और यहाँ से हम कह सकते हैं प्रेशर इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस इनटू डेल्टा वी बाई वी. ठीक है, और कभी कभी आप काफ़ी बुक्स में देखोगे यहाँ पे नेगेटिव साइन होती है. नेगेटिव साइन क्यों होती है? क्योंकि वॉल्यूम ऑलवेज डिक्रीजेस. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट वो इंडिकेट कर रहा है. अभी बेटा बल्क मॉड्यूलस और बी जो है इसको हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस. तो वॉल्यूम के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है जिसे हम बल्क मॉड्यूलस कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर इज इक्वल्स टू, और बल्क मॉड्यूलस अगर आपको डिफाइन करना है तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी. ठीक है, इसे बल्क मॉड्यूलस कहा जाता है. एंड इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस is called compressibility. मतलब 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू के कॉम्प्रेसिबिलिटी. जितना बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा होगा उतना कॉम्प्रेसिबिलिटी कम होगी. और बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा किसका होगा? जो दबेगा नहीं. अगर इसको आप दबा रहे हो, नहीं दब रहा है, बहुत कम दब रहा है, वॉल्यूम में चेंज बहुत कम आ रहा है, ये जितना कम होगा उतना बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा होगा. प्रेशर अप्लाई करने पर डेल्टा वी बाई वी बहुत कम है तो बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा होगा. मतलब बहुत अच्छा मटेरियल है, उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी, अगर बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा है तो कॉम्प्रेसिबिलिटी कम है, कॉम्प्रेस ही नहीं होके दे रहा है. तो ये बल्क मॉड्यूलस जितना ज़्यादा होगा उतना कॉम्प्रेसिबिलिटी के जो है वो उसका कम होगा. तो बल्क मॉड्यूलस जितना ज़्यादा होगा उतना कॉम्प्रेसिबिलिटी कम होगा. ठीक है, तो हायर द बल्क मॉड्यूलस लोअर द कॉम्प्रेसिबिलिटी, हायर द बल्क मॉड्यूलस लोअर द कॉम्प्रेसिबिलिटी. यहाँ पे लिख देते हैं नोट करके, नोट
Higher the bulk modulus, lower the compressibility. And the bulk modulus of solids is about 50 times that of liquid, and for gases it is 10 power minus 8 times that of bulk modulus solid का सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का मीडियम होता है, गैसेस का सबसे कम होता है. तो बल्क मॉडुलस गैसेस का सबसे कम होता है, उसको आराम से कंप्रेस कर किया जा सकता है. आपको पता है ना, गैस को आराम से कंप्रेस किया जा सकता है, गैस को ज़्यादा कंप्रेस किया है, तो कंप्रेसिबिलिटी जिसकी ज़्यादा उसका बल्क मॉडुलस कम. सिंपल सी बात है. सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल होता है. ठीक है, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या है, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस क्या है, समझ लेते चलो. तो व्हाट इज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस? तो सी वी नो दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कैन आई से दैट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट? कह सकता हूं ना? यस. क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ पीवी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट. तो अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ पीवी करता हूं, राइट, सो कैन आई से दैट पहले मैं डीपी को यहां रहने देता हूं और वॉल्यूम ऐसा का ऐसा रहेगा, प्लस वॉल्यूम को डीवी करूंगा और प्रेशर ऐसा का ऐसा रहेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन कांस्टेंट विच इज 0. डिफरेंशिएशन का रूल है, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ पी वॉल्यूम ऐसा का ऐसा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम पी ऐसा का ऐसा. और अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा मेरा v इंटू डी पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी इंटू पी. तो ये मेरा हो जाएगा डी पी, या तो इसको हम प्रेशर बोल देते तो भी चलेगा. तो डी पी अपॉन माइनस ऑफ डी वी इंटू वी इज इक्वल्स टू प्रेशर. अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो डी पी अपॉन माइनस ऑफ डी वी बाई वी बोलूँ तो चले, दैट इज पी. और ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा चेंज इन प्रेशर अपॉन माइनस डी वी बाई वी, ये तो बल्क मॉडुलस. प्रेशर अपॉन डी वी बाई वी दैट इज बल्क मॉडुलस. तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस किसके जैसा आ गया? प्रेशर जितना आ गया. ये बल्क मॉडुलस की वैल्यू किसके जितनी आ गई? प्रेशर जितनी आ गई. तो बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू प्रेशर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर. अब एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस में डिफरेंट चीज़ है. तो एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें पता है पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. पीवी रेस टू गामा क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना. अगर अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ पी वी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा. तो डिफरेंशिएशन ऑफ पी इंटू वी रेस टू गामा है ना, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वी रेस टू गामा इंटू पी है ना. सो दैट इज इक्वल टू 0 है ना. तो यहाँ पर डी पी इंटू, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ वी रेस टू गामा का, वी रेस टू गामा को ऐसे ऐसे रहने देता हूँ, इसका अगर करूँ तो गामा वी रेस टू गामा माइनस 1 हो जाएगा इंटू पी इक्वल्स टू 0. चलो अब इसका डी पी वी रेस टू गामा अपॉन गामा वी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्रेशर. तो अगर बेटा इसको हम देखें, ध्यान से देखें, और अगर हाँ इसको आपने डिफरेंशिएशन किया तो मल्टीप्लाइड बाय डी वी भी होगा, है ना, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो डी बाई डी वी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे डी वी आएगा ऐसे, तो एक डी वी यहाँ पे होगा, तो पी के साथ एक डी वी भी आपको देखने को मिलेगा. अगर ये गामा है, ये गामा को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या ये ऐसे हो जाएगा डी पी इंटू वी अपॉन गामा इंटू डी वी दैट इज पी. और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा गामा पी. और इसको अगर मैं थोड़ा और रीअरेंज करूँ तो ये हो जाएगा मेरा डी पी अपॉन डी वी बाई वी, एंड दिस इज नथिंग बट, और ये क्योंकि माइनस साइन में होता है ना, इधर उधर कर दिया हमने, उधर तो माइनस साइन आएगी, इधर तो इधर माइनस साइन आएगी, इधर माइनस साइन आप रख सकते हो, इधर भी माइनस साइन मैंने ली हुई है ऑलरेडी. तो ये मेरा हो गया बल्क मॉडुलस. तो बेटा बल्क मॉडुलस किसके जैसा है? गामा इंटू पी जैसा आया. तो यहाँ पर एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, ऐसा पूछा जाता है भैया क्वेश्चन. एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी है? तो फॉर एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है गामा इंटू पी, वेयर गामा इज व्हाट? सी पी अपॉन सी वी. और यहाँ पर आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है? खाली पी जितनी होती है, प्रेशर जितनी होती है. कभी कभी रेशियो पूछा जाता है, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस अपॉन आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का रेशियो क्या होता है? तो गामा पी अपॉन पी, तो दैट इज गामा.
ठीक है, तो ये गैसेस के लिए कभी कभी पूछा जाता है, राइट। अब यहाँ तक आज रखते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट, और इसको स्टडी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।